हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोज एंड फिक्शन का आज लास्ट चैप्टर है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको लिखा है चिनुआ अचीबे ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्ग है ये, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से संबंधित है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट वर्क है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अचीबे, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, कंप्लीट समरी इन हिंदी ऑफ 50+ फॉलोअर क्वेश्चन को लास्ट में हम करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। चैनल पर प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देख लें। कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाला प्रैक्टिस सेट, आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अचीबे। चिनुआ अचीबे, तो इनका कंप्लीट नेम है अल्बर्ट चिनुआ लुंगो अचीबे। ही रिजेक्टेड क्रिश्चियन नेम अल्बर्ट। उन्हें अल्बर्ट नाम को रिजेक्ट कर दिया और केवल हिज इंडिजीनियस नेम चिनुआ, और केवल चिनुआ अचीबे नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अल्बर्ट नाम को रिजेक्ट कर दिया। अल्बर्ट चिनुआ लुंगो अचीबे, तो ध्यान रखेंगे अल्बर्ट नाम को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो नाम था क्रिश्चियन नेम। ये बात पूछा जा सकता है, वो नाम कौन सा था? क्रिश्चियन। वैसे इनका फुल नेम है चिनुआ अचीबे, फुल नेम इनका चिनुआ अचीबे। इनका जन्म होता है बर्थ 16 नवंबर 1930 उंगली नाइजीरिया में। ये बात इंपॉर्टेंट रखना है, इम्पोर्टेंट है कि नाइजीरिया में होता है। ये उगड़ी है, उगड़ी ये लार्ज विलेज है, ये बहुत बड़ा गांव है। ये क्या है? बहुत बड़ा गांव है। डेथ होती है इनकी 21 मार्च 2013 बोस्टन यूएसए। इनकी डेथ जो होती है वो कहाँ होती है? बोस्टन में होती है, यूएसए में। इस बात को ध्यान रखना है। पैदा हुए थे नाइजीरिया में, लेकिन डेथ होती है यूएसए में, अमेरिका में। फादर है इनका, वो फादर का नाम है इनके आइजिया ओकुफो अचीबे। इनके पिता का नाम है, ये क्या है? क्रिश्चियन मिशनरी टीचर है ये। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कौन है? एक क्रिश्चियन मिशनरी टीचर है। माता जी का नाम है इनकी जेनेट अलाइचबी इलोइगुम्बुरम अचीबे। ये अजीब सा नाम है, आप पढ़ सकते हैं इनको। जेनेट अलाइचबी इलोइगुम्बुरम अचीबे, इनके माता जी का नाम है। इनकी नेशनलिटी है नाइजीरियन, ये नाइजीरियन है। इनकी लैंग्वेज है इंग्लिश है इनकी। लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे, अफ्रीकन लिटरेचर से, और ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को प्रमोट करते हैं। ध्यान रखना, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सिलेबस में इसका अलग से चैप्टर दिया हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल। इनका जो प्रोफेशन है वो क्या है? वो नोवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं और प्रोफेसर हैं। इनका फेमस नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो आया था 1958 में, जो आज का टॉपिक भी है। और ये फाउंडर भी थे। ये फाउंडर थे वा न्यूली युगागवो बाइलिंगुअल मैगजीन से जुड़े हुए थे। ये इनकी मैगजीन थी वा, मैगजीन थी, इनकी मैगजीन थी वा नीली एक आइगुबो।
ये बाइलिंगुअल मैगजीन थी, ये फाउंडर थे इसके। इनके कुछ मेजर वर्क हैं, जैसे नो लॉन्गर एट ईज, इनका फेमस वर्क है नो नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ द पीपुल, एंटी हिल्स ऑफ द सेवेना, ये क्या है इनके फेमस वर्क हैं। और भी फेमस वर्क हैं इनके, इधर रखेंगे डेड मैन्स पैथ है, सिविल पीस है, गर्ल्स एट वॉर एंड अदर स्टोरीज है, बीबीआर सॉल ब्रदर एंड अदर पोएम्स है, एन इमेज ऑफ अफ्रीका है, जो रेसिज्म एंड कॉनकॉर्ड्स हार्ट ऑफ द डार्कनेस को सपोर्ट करती है, क्रिटिसिज्म कॉनकॉर्ड्स रेसिज्म एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस, इनका ही वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। इनके थीम है इनके क्लैश बिटवीन अफ्रीकन ट्रेडिशन बिटवीन वेस्टर्न कल्चर, इनकी जो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखने को मिलती है, क्लैश बिटवीन अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न कल्चर को देखने को मिलता है। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, और ये कॉलोनियलिज्म के उपनिवेशवाद के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आइडेंटिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल करप्शन इनके वर्क में देखने को मिलता है। सोशल एंड पॉलिटिकल करप्शन ये थीम है, पूछ जा सकती है थीम पेपर में। इनकी स्टाइल कैसी है, सिंपल, इनकी स्टाइल एकदम सिंपल है, रियलिस्टिक है, रिच इन अफ्रीकन प्रोवर्ब्स एंड ओरल ट्रेडिशन के ऊपर इनकी स्टाइल है। अचीवमेंट क्या मिला था इनको, इनको बोला जाता है फादर ऑफ, एक कंसिडर करे जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर, ये बात को ध्यान रखना है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। इनको अवार्ड मिले थे, जैसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2007, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, मैन ऑनरी डॉक्टरेट्स। तो इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो वाले प्राइज, ये तो कॉमन वेल्थ पोइट्री प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो 2007 में मिला था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, दोनों ही तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, चिनुआ अचेबे गेव ए ऑथेंटिक अफ्रीकन वॉइस टू इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने क्या था ऑथेंटिक अफ्रीकन वॉइस दी थी, आवाज़ दी थी टू इंग्लिश लिटरेचर के लिए। प्रेजेंटेड अफ्रीकन कल्चर फ्रॉम इनसाइडर पर्सपेक्टिव, इनसाइडर पर्सपेक्टिव के रूप में अपनी पहचान देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को सपोर्ट करता है। ऑथर है इनके चिनुआ अचेबे, पब्लिकेशन ईयर है 1958, इसको ध्यान रखेंगे 1958। इसका जॉनरा है वो नोवेल है। लिटरेरी मूवमेंट है अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का के अंडर आता है ये। इसकी सेटिंग रखी गई है, इसकी सेटिंग रखी गई है प्री कॉलोनियल एंड अर्ली कॉलोनियल नाइजीरिया, मेनली इन द आइगबो विलेज ऑफ उमुफोबियो, ये क्या जगह का नाम है जहाँ सेटिंग रखी गई है। इसका प्रोटोगनिस्ट है ओकोनबो, इसका प्रोटोगनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ओकोनबो, इसको मैंने आज आगे कंसिडर किया है। वो कौन है, एक स्ट्रॉन्ग प्राउड एंड ट्रेडिशनल आइगबो वॉरियर है, योद्धा है, वो मजबूत है, घमंडी है, और ट्रेडिशनल आइगबो वॉरियर है, परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इसमें सेंट्रल थीम है क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न कॉलोनियल लिटरेचर को देखने को मिलता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन आइगबो सोसाइटी अंडर कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल रूल है उसके अंडर जो डाइग्रेशन है इसमें देखने को मिलता है। इसकी मेजर थीम है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, कुछ बदलाव आते हैं, ट्रेडिशन वर्सेस चेंजेस, मैस्कुलिनिटी एंड प्राइड एंड फेट एंड प्रीविल, कॉलोनिज्म एंड मिशनरी इन्फ्लुएंस आता है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी इसमें देखने को मिलती है।
इसका ब्रीफ प्लॉट ब्रीफ है, द नोट ट्रेसेस द राइज एंड फॉल ऑफ ओकोनबो। राइज एंड फॉल इसका दिखाया जाता है, ओकोनबो का राइज एंड फॉल। रेस्पेक्टेड वॉरियर हु स्ट्रगल टू प्रिसर्व आइगवो ट्रेडिशन, इस जगह का नाम है, रखेंगे गांव का नाम है आइगवो ट्रेडिशन, बसिस एज ब्रिटिश मिशनरी एंड कॉलोनियल इटली के बीच में प्रिसर्व स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन disrupt and eventually dismantle the indigenous social, religious and political system के ऊपर इसमें बात करी गई है। इसकी जो सिम्बलाइज करती है, ये जो टाइटल लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो लिया गया है W.B. इट्स की पोयम द सेकेंड कमिंग से। द सेकेंड कमिंग से इसका टाइटल लिया गया है, जो मैंने आगे इसको कंसिडर किया है। तो कौन सी लाइन थी, जो सबसे फेमस लाइन थी, यहाँ से लिया है, थिंग्स फॉल अपार्ट दैट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये लाइन है, इसका पूरा ही जो एपिग्राफ है उसको पूरा लिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर है इसमें, ओकोनबो। ओकोनबो कौन है, एक क्लीन लीडर ऑफ उमोफिया हाई पोजीशन ड्यू टू हार्ड वर्क। ये यहाँ का कौन है, लीडर है, ये हार्ड वर्क, बहुत मेहनती है। सपोर्ट 3 बिप्स, इसकी 3 पत्नियां हैं, इसकी 3 पत्नियां हैं और इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं। डज नॉट लाइक टू सी हिमसेल्फ वीक लाइक द फादर ओकोनबो को, और वो अपने पिता के तरह कमजोर दिखना नहीं चाहता है, वो बहुत मेहनती है। ओकोनबो उमोफिया का एक शक्तिशाली, परिश्रमी, कबीलाई नेता है। उसने कठोर मेहनत से ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। वह 3 पत्नियां हैं उसकी और बच्चों का भरण पोषण करता है, और अपने पिता उनोका की तरह कमजोर दिखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल आलसी नहीं है। ये क्या है, प्रोटैगनिस्ट है ओकोनबो, ध्यान रखेंगे इसको। इसकी 3 पत्नियां हैं। इसका बेटा है नोयो, ये इसका बेटा है। ओकोनबो से ओल्डेस्ट सन है, ही इज 12 ईयर्स ओल्ड, ये 12 साल का लड़का है इनका। कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और ये अपना धर्म बदल देता है, क्रिश्चियनिटी में चला जाता है। ओकोनबो क्रिटिसाइज दिस एक्ट कॉलिंग इट इफेमिनेट। नोएबो ओकोनबो का सबसे बड़ा पुत्र है। ईसाई धर्म अपना लेने के कारण वे अपने पिता की आलोचना का शिकार बनता है, उसे कायरता और स्त्री सुलभ मानते हैं। ये इफेमिनेट मानते हैं, स्त्री सुलभ मानते हैं। इसका बड़ा बेटा है इंजनमा, ये इसकी बेटी है। इंजनमा इसकी बेटी है, ओकोनबो की बेटी है, डॉटर है, चाइल्ड ऑफ ओकोनबो सेकंड वाइफ, एक ही सेकंड वाइफ है जिसकी बेटी है एक बेफी की बेटी है। इसकी 3 वाइफ हैं और सेकंड वाली पत्नी की बेटी है। फेवरेट चाइल्ड ऑफ ओकोनबो, ये सबसे फेवरेट चाइल्ड है ओकोनबो की। एंजिमा ओकोनबो की दूसरी पत्नी एक्विफी की संतान है और ओकोनबो की सबसे प्रिय संतान है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इके मेनुफा। ये कौन है, ये एडॉप्टेड एक ऐसा बच्चा है जिसको दूसरे गांव से इसे पालने के लिए रखा गया है। अ चाइल्ड गिवन टू ओकोनबो बाई नियबरिंग विलेज, एक पास के पड़ोसी गांव का दूसरे ओकोनबो को सौंपा गया है पालक को भरण पोषण करने के लिए। इसकी भी कहानी है पूरी। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, ध्यान रखेंगे जब इसके पास आया था तो ये 15 साल का था। जब इसने इसको दूसरे गांव से इसके पास आया था तो 15 साल का था। लिव्स इन 3 ईयर, 3 साल रहता है इसके साथ। बट हार्ट ऑफ द ओकोनबो's फर्स्ट वाइफ, इसकी जो पहली पत्नी है उसके साथ 3 साल तक रहता है। क्लोज रिलेशनशिप, और इससे गहरे संबंध बन जाते हैं विद इसके बेटे नोयोब के बहुत ज्यादा गहरे संबंध बन जाते हैं। कॉल्स ओनोको फादर, और ये ओकोनबो को अपना पिता मानता है और वो भी इसको बेटा मानता है। लेकिन बाद में यही ओकोनबो इसको ट्रेडिशन के खिलाफ के लिए, परंपरा के लिए इसको मार देता है, इसका गला काट देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन।
मिस्टर ब्राउन जो कौन है, व्हाइट मिशनरी टू कम टू ओकोनमुफिया, इस जगह का नाम है, यहाँ आता है ओफिया आता है, और बिल्ड्स आ स्कूल, यहाँ पर एक स्कूल खोलता है, एंड हॉस्पिटल इन उमुफोबिया उमुओफिया वैल्यू द ट्राइब्स सिस्टम। मिस्टर ब्राउन एक श्वेत ईसाई मिशनरी है जो उमुओफिया आता है, वह स्कूल और अस्पताल की स्थापना करता है, जनजातीय व्यवस्था का सम्मान करता है। ये बहुत अच्छा आदमी है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन बीमार हो जाता है, उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आता है, बहुत ही बेकार आदमी है, जिसका नाम है रेवरेंड जेम्स स्मिथ। रेवरेंड जेम्स स्मिथ मिशनरी इन प्लेस ऑफ मिस्टर ब्राउन की जगह आता है। अप कंप्रोमाइजिंग एंड स्ट्री, बहुत ज़्यादा कठोर है, एंड शोज नो रेस्पेक्ट फॉर इंडिजिनियस कस्टम ऑफ कल्चर, और बिल्कुल दया नहीं दिखाता है स्थानीय संस्कृति और परंपरा के बीच में। और स्टीरियोटाइपिकल व्हाइट कॉलोनियलिस्ट है। ये क्या है, ये रेड में स्मिथ ब्राउन के स्थान पर आता है, वह कठोर समझौता न करने वाला, स्थानीय संस्कृति के अति असीहूण औपनिवेशिक मानसिकता वाला व्यक्ति इधर रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है उचाइदू। उचाइदू कौन है? उचाइदू ये यंगर ब्रदर ऑफ ओकोनबोस मदर है। ओकोनबोस मदर का भाई है, ये ओकोनबो का भाई है। ए पीसफुल एंड कंप्रोमाइजिंग मैन है। उचाइदू ओकोबो की माँ का छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है। ओकोनबोस मदर का ये भाई है ये, और ये क्या शांत स्वभाव का समझौता करने वाला व्यक्ति है। ये किसका भाई है? ये की माँ का छोटा भाई है, माँ का छोटा भाई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का भी जिक्र किया गया है। ए प्रोटाइपिकल रेसिस्ट कॉलोनिस्ट है ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नक्सलवादी औपनिवेशिक शासन का प्रतिनिधि है। ओनोका कौन है? फादर ऑफ ओकोनबो, ये फादर है ओकोनबो का। और ये क्या है? बहुत ही डरपोक है, स्पेंथ, बहुत फिजूल खर्ची व्यक्ति है, और नेवर बिकम्स ए वॉरियर, और कभी योद्धा नहीं बन पाया। और ओकोनबो चाहता है कि मैं अपने पिता के समान ना बनूंगा। ओनोका का पिता है, वह कायर है, फिजूल खर्ची है, और कभी योद्धा नहीं बन पाया। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओबियोरेका। ओबियोरेका कौन है? फ्रेंड ऑफ ओकोनबो है, ओकोनबो का मित्र है ये, जो घनिष्ठ मित्र है और संतुलित विचार रखने वाला व्यक्ति है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेकेंड वाइफ ऑफ एक्वेफी। एक्वेफी कौन है? ये ओकोनबो की दूसरी पत्नी है। मदर ऑफ इंजिनिमा जो आई थी, इसकी बेटी थी, जो सबसे प्रिय थी उसकी। इंजिनिमा की माँ है ये। फ्रेंड किसकी है ये? चिएलो की फ्रेंड है, और प्रिस्टिस्ट ऑफ द गॉडेस अगवाला की क्या है? प्रिस्टिस ऑफ अगवाला। ओकोनबो की दूसरी पत्नी है। ओकोनबो की दूसरी पत्नी है, एंजिमा की माँ है, वह देवी अगवाला की प्राधान्य है, और चिएलो की मित्र है। ये देवी जी इनकी पुजारिन है। कौन सी देवी है? एगवाला, ये पूछ सकता है, एगवाला। नेक्स्ट है एनोक। एनोक कौन है? ये फेनाटिकल कन्वर्ट ऑफ द क्रिश्चियन चर्च है। एनोक ईसाई धर्म में कट्टर रूप से परिवर्तन युवक है। ये क्या है? ईसाई धर्म में कट्टर रूप से परिवर्तित युवक है ये। अगला करेक्टर है तुम्हारा ओगबुफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओगबुफी एजिडू, ये इंपोर्टेंट करेक्टर है। द ओल्डेस्ट मैन में सबसे पुराना व्यक्ति है। इन द विलेज, गांव का पुराना व्यक्ति है। नाउ डिलीवर्स मैसेज फ्रॉम द ऑरिकल। ओजबी एफी एजिडू गांव का सबसे पुराना वृद्ध व्यक्ति है, और देववाणी का संदेश वाहक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है चिलो। ये क्या है? प्रिस्टिस इन उनुफो है, उमुओफिया की देवी की अगवाला की, डेडिकेटेड टू ऑरिकल द गॉडेस ऑफ अगवाला, और विडो विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की विधवा है। चिएलो
उमू ओपिया की देवी अगवाला की पुजारिन है, जो पुजारिन है ये। है एक विधवा और 2 बच्चे हैं इसके। एक विधवा है और 2 बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये किसकी पुजारिन है? अगवाला की, गॉडेस ऑफ अगवाला। नेक्स्ट कैरेक्टर है अकुन्ना। अकुन्ना कौन है? ये कौन है? क्लैन लीडर कौन है? उमुफिया। उमुओफिया की कौन है? एक क्लैन लीडर ऑफ उमुफिया। अकुन्ना एक कबीलाई नेता है। ये कौन है? कबीलाई नेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नोएक्यूबिया। ये कौन है? वेल्थी क्लैंसमैन हु लेंड्स हिम 800 सीड याम्स। और ये कौन है? धनी कबीलाई सदस्य है जो ओकुरबो को 800 बीज याम उधार देता है। ध्यान रखेंगे इसको, 800 बीज उधार देता है। नेक्स्ट है मिस्टर कियागा। ये कौन है? नेटिव टर्न क्रिश्चियन मिशनरी हु कम्स टू मबांटा एंड कन्वर्ट्स नुएवो एंड अदर। ये कौन व्यक्ति है? मिस्टर क्यांगा एक स्थानीय व्यक्ति है जो ईसाई मिशनरी बन जाता है और म्याबता में न्यू सहित कई लोगों को धर्म परिवर्तित कराता है। और इसका बेटा है ओकोनवो का बेटा, उसे भी ईसाई धर्म में परिवर्तित करा देता है नुएव को। नेक्स्ट कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, ध्यान रखना इनको। ओकोइगवो ओयानवा। ये कौन है? मेडिसिन मैन है। ओगवा एक प्रसिद्ध ओझा और औषधि विशेषज्ञ है। ओकोनपिगु वाइनवा। नेक्स्ट है मेडुका कौन है? सन ऑफ ओबिरिका है। ओबिरिका का पुत्र है ये ओबिरिका कौन है? का पुत्र है ये किसका पुत्र है? जो ओबिरिका का पुत्र है। और ओबिरिका कौन है? ओबिरिका फ्रेंड ऑफ ओकोनवो है, ओकोनवो का मित्र है। नेक्स्ट है ओबियागली कौन है? ये डॉटर ऑफ ओकोनवो फर्स्ट वाइफ है। ये पहली पत्नी की बेटी है। ओबियागली जो फर्स्ट वाइफ है इसकी, उसकी पत्नी है। और फर्स्ट वाइफ का यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसका नाम नहीं लिया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओजिगो कौन है? ये कौन है? तो थर्ड वाइफ ऑफ ओकोनवो है। ये थर्ड वाइफ ऑफ ओकोनवो है और मदर ऑफ नेची की कौन है? माता है। ओकोनवो से बीट सारा इसे बहुत ज्यादा पीटता है ओजिगो। ध्यान रखेंगे ये तीसरी पत्नी है और पहली वाइफ का नाम इसमें नहीं लिया गया है। दूसरी वाइफ कौन है? एक वेफी है और तीसरी पत्नी कौन है? ओजिबिगु है। और कहाँ का इसकी सेटिंग रखी गई है? पहला है उमुओफिया, ये जगह का नाम है जो 9 विलेजेज, उमुओफिया 9 गांव का एक समूह है। इट इंक्लूड्स ओकोनवोस विलेज इगुडू को शामिल है। इसमें कौन शामिल है? ओकोनवो का विलेज जिसका नाम है इगुइडो ही शामिल है इसमें। नेक्स्ट स्थान है सेटिंग रखी गई है म्यानो कौन है? एक नियरिंग विलेज है टू उमुफोबिया वेयर ए डॉटर ऑफ उमुफोबिया एक इज किल्ड, एक लड़की मारी जाती है। इट गिव्स ए वर्जिन एंड यंग लेड आइकमफोना टू अवॉइड वार विद उमुफिया। ध्यान रखेंगे माइनबो उमुओफिया का पड़ोसी गांव है जहां उमुओफिया की एक लड़की की हत्या हो जाती है। एक जगह का नाम है उमुओफिया की लड़की की हत्या हो जाती है और पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति से इसकी हत्या हो जाती है, इस गांव की लड़की की। और युद्ध ना हो उस गांव में युद्ध ना हो, इसी कारण से बचने के लिए उस गांव के लोग जो गांव है माइनबो यहाँ के लोग क्या करते हैं? कुंवारी लड़की को देते हैं और साथ में क्या देते हैं? एकेन मैनफुना को सौंप देते हैं। एक लड़का है जो 15 साल का है जो दूसरी पत्नी के साथ रहता है, इसको सौंप दिया जाता है। एकेन मैनफुना को सौंप दिया जाता है जो 15 साल का होता है, जिससे कि युद्ध ना हो, क्योंकि ये कमजोर गांव है ये बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट है मवांता। मवांता कौन है? तो जगह का नाम है मवांता, प्लेस ऑफ ओकुनवोस मदर, जहाँ ओकुनवो की माता का जन्म हुआ है, जन्म स्थान है। ये जहाँ जाता है बाद में, जब इसको देश निकाला जाता है तो ये मवांता जाता है। अबाम्बे, अबाम्बे कौन है? इट ए विलेज विच इज डिस्ट्रॉयड बाय द व्हाइट मैन। ये अबाम्बे एक ऐसा स्थान है जहाँ श्वेत लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। बहुत ही सुंदर इसकी कहानी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 नाइजीरिया लेखक चिनुआ अचेबे की एक प्रसिद्ध कृति है। इससे ये क्या है? त्रासदी पूर्ण उपन्यास है, एक ही नोवेल है ये। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये नोवेल है। और उत्तर औपनिवेशिक आलोचना है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है ये। से समझ, इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1890 के दशक में नाइजीरिया के निचले क्षेत्रों के गांव में स्थित है। एक निचले क्षेत्र के गांव में स्थित है। कथा का वर्ण तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन करता है। इसका जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन है। क्या गया है? सर्वज्ञ ओमनिसिएंट नरेटर है, जो क्या है? सर्वज्ञ कथावाचक है। मुख्य रूप से नायक ओकोनवो का एक पर प्रकाश डालता है, लेकिन समय समय पर कथा का केंद्र अन्य पात्रों की ओर भी ले जाता है, अन्य पात्रों की ओर ले जाता है। इस उपन्यास में कुल 25 चैप्टर्स हैं। और इसका जो एपिग्राफ है कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है W.B. यीट्स की, जो इसका एपिग्राफ है, W.B. यीट्स की कविता द सेकेंड कमिंग से इसका एपिग्राफ लिया गया है। जो द सेकेंड कमिंग है, इसी से ये इसको टाइटल लिया गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट। जो द सेकेंड कमिंग है वो पब्लिश हुई थी, रिटर्न हुई थी 1919 में, और फर्स्ट पब्लिश हुई थी द डायल में इन नवंबर 1920 में। ये पब्लिश होती है किसमें? द डायल में। बाद में इसको इंक्लूड किया जाता है, तक एक पोइट्री का कलेक्शन आया था W.B. यीट्स का, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। पहले आई थी 1920 में द डायल में, फिर आती है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में आती है। ये द सेकेंड कमिंग की बारे में बता रहा हूँ। इसकी जो भूमिका है, एपिग्राफ है, आप देख पा रहे होंगे, टर्निंग एंड टर्निंग इन द बाइंडिंग गायरी, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये क्या इसका टाइटल है, यहाँ से इन्होंने निकाला है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज अपॉन द बर्ड। घूमते घूमते फैलते चक्र में और बाज अपने प्रशिक्षक की आवाज नहीं सुन पा रहा है, केंद्र टिक नहीं पाता है, केवल अराजकता का सलता पर छा जाती है। इसका हिंदी वर्जन है। तो इसका थिंग्स फॉल अपार्ट यहां से लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट, किसी से दूर हो जाना। ध्यान रखेंगे, इसकी जो फेमस लाइन है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसकी एग्जैक्ट लाइन पूछ लेता है कि इसकी कहाँ से शुरुआत होता है। तो ध्यान रखेंगे, ओकोनवो वाज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड, हिज फेम रेस्टेड ऑन सॉलिड पर्सनल अचीवमेंट। ओकोनवो 9 गांव में नहीं है, बल्कि उनसे भी आगे एक प्रसिद्ध था। उसकी ख्याति उसके ठोस व्यक्तिगत उपलब्धि में से आधारित था। तो इनकी एग्जैक्ट लाइन शुरू की, इसको पूछ सकता है। ओकोनवो वाज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस, शुरुआत की लाइनें पूछता है पेपर में कि इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है। ये खत्म होता है ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक, he had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes and the lower Niger। बहुत सोच विचार के बाद उसने पुस्तक का शीर्षक पहले ही चुन लिया था द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। यहाँ से खत्म होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी समरी, द स्टोरी ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट की हिंदी समरी पढ़ेंगे। ओकोनवो 9 गांव में ही नहीं बल्कि उनसे बाहर भी प्रसिद्ध है। मतलब 9 ही गांव नहीं बल्कि बाहर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह अमुओफिया कबीले का एक सम्मानित योद्धा है।
अमुओफिया निचले नाइजीरिया का एक कबीला है। ओकोनवो अपने पिता ओकोनवा से कार्यों से हमेशा भयभीत रहता है, जो एक कायर फिजूलखर्ची व्यक्ति है। उसके पिता की मृत्यु कर छोड़कर गई है। उसका पिता मर जाता है और वो केवल क्या छोड़ जाता है, पीछे कर्जा छोड़ जाता है। अपनी कठोर मेहनत से ओकोनवा एक महान योद्धा बनता है। ओकोनवा की कहानी है, ओकोनवा एक कबीले का महान योद्धा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है, सदस्य बन जाता है। उसका 12 वर्ष का बेटा 12 वर्ष का बेटा बेटा नबोए नबोए जब वह अपने बेटी को आलसी देखता है तो उसे डर लगता है कहीं वो अपने दादा उनोका के जैसा ना हो जाए। उनोका के जैसा ना हो जाए तो उसे डर लगता है कि दादा उनोका के जैसा ना हो जाए। अमुओफिया एक पड़ोसी कबीले से समझौते में एक 15 वर्षीय लड़का अमुओफिया एक पड़ोसी कबीले से समझौते में एक 15 वर्षीय लड़का इके इके मैफुना इके मैफुना और एक कुंवारी लड़की को प्राप्त करता है। इके मैफुना की जिम्मेदारी ओकोवा को दी जाती है। कबीले में एक जगह है मबांटा मबेनियो मबेनियो मबेनो मबेनो के व्यक्ति से ओमुओफिया के व्यक्ति की पत्नी की हत्या हो गई है गलती से, और उसी के बदले में इके मैफुना और एक कुंवारी लड़की को दिया जाता है जिससे कि युद्ध ना हो और शांति बनी रहे अमुओफिया और मबेनियो के बीच में। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, मैंने ऊपर बताया था। और उस बेटी की लड़की की जिम्मेदारी जो लड़की होती है, कुंवारी लड़की, उसको तो दे दिया जाता है जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, और एकेमे पुना को दिया जाता है जो अकोनबू है उसको दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी के लिए। जब उसके पास आया था तो 15 साल का था और 3 साल तक उसको अपने पास रखता है। एकेमे की जिम्मेदारी ओकोनवो को दी जाती है। ओकोनवो उसमें अपने आदर्श बेटी की छवि देखता है। नोएब भी एकेमे पुना जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा, एकेमे पुना में गहरा लगाव विकसित करता है। एकेमे पुना ओकोवा को पिता कहता है और 3 वर्ष तक लगातार उसके साथ रहता है। नोएब उसकी देखभाल बड़े भाई की तरह करता है और उसका व्यक्तित्व अधिक मर्दाना होता है। जो लड़का है एकेमे पुना बहुत ज़्यादा मर्दाना होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है, और उसको देखकर ओकोनवो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। और वो जो उसको पाल रही है, उसकी जो सेकंड पत्नी है, वो उसके पास रहता है। सॉरी, पहली पत्नी के पास रहता है। पहली पत्नी जो उसकी, इसका नाम नहीं दिया गया है, तो उसके पास रहता है। उसकी जिम्मेदारी उसको दी जाती है। अकोनवो शांति सप्ताह के दौरान अपनी पत्नी ओंजू को पीट देता है। एक पत्नी, इसकी जो थर्ड पत्नी है, तीसरे नंबर की पत्नी है, ओंजू को बहुत ज़्यादा पीटता है। इस प्रकार का पवित्र शांति भंग कर देता है। बाद में वह पश्चाताप भी करता है, कई बलिदान देता है। गांव के लोग टिड्डियों के आगमन पर उत्साहित होते हैं और उन्हें पकाकर खाते हैं। गांव में टिड्डी दल आया है तो उसको क्या करते हैं, गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसको पकाकर खा जाते हैं उनको, टिड्डियों को, क्योंकि उनका स्वाद अच्छा होता है। जो टिड्डी होती हैं वो खाने में अच्छी होती हैं। गाँव के सम्मानित वृद्ध एक व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, ओगुफी एजुडो, ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है। ये जो ओकुबो को बताते हैं कि भविष्य वक्ता ऑरिकल ने एकेमे पुना को मारने का आदेश दिया है। बताते हैं कि भविष्य की मुझे ऑर्डर मिला है कि एकेमे पुना को मार दिया जाए। ये भी सलाह देते हैं कि ओकुबो को उससे हत्या में भाग न लेने ले। ओकुबो को कहते हैं कि तुम उसकी हत्या नहीं करोगे, और तुम जब उसकी हत्या की जाएगी तो तुम वहाँ आसपास भी नहीं दिखाई दोगे, क्योंकि लड़का उसे पिता कहता है। ओकोनवो एकेमे पुना से कहता है कि उसे उसके गांव वापस ले जाया जा रहा है। रास्ते में कुछ कबीलाई लोग उस पर कुल्हाड़ी से वार कर हमला करते हैं और एकेमे पुना मदद के लिए ओकोनवो के पास आता है, दौड़कर पास आता है, लेकिन कमजोर ना दिखने के डर से ओकोनवो उसकी कुल्हाड़ी से खुद हत्या कर देता है। नोएब को महसूस होता है
नोई उसका जो बड़ा बेटा है ओकोनबो का, उसे महसूस होता है कि उसका जो मित्र है वो अब नहीं रहा। ओकोनबो अत्यंत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, ना भूख लगती है। वह अपने मित्र ओबिरुका ओबे एरिका के पास जाता है और नींद न आने के कारण वह परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है एक फुना की मृत्यु से, हत्या से। तो अपने मित्र ओबी एरिका के पास जाता है और उससे मिलता है, कुछ राहत महसूस करता है जब उसकी बेटी एंजिनमा एंजिनमा उसकी जो बड़ी बेटी है, जो दूसरी पत्नी की बेटी है, वो क्या हो चुकी है, वो बीमार पड़ जाती है। तो वह उसके लिए औषधि बनाने हेतु पत्तियां, जड़ी बूटियां लाता है उसके लिए। उसकी जो बेटी है बहुत प्रिय मानता है उसको, बहुत पसंद करता है। ये दूसरी पत्नी है एक बैफी उसकी बेटी है। और अब क्या हो चुकी है, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति था, ओग बुयोजी एजेडू की मृत्यु हो जाती है। एजेडू की मृत्यु हो जाती है और एके नामक वाद्य यंत्र से पूरे गांव में उसकी घोषणा होती है। एक की ध्यान रखना, ये क्या है, वाद्य यंत्र है। एक पे एक वाद्य यंत्र है, इससे पूरे गांव में घोषणा की जाती है कि ओकबो को अपराध बोध होता है कि क्योंकि उसने एजेडू की सलाह नहीं मानी थी। और ओकबो घोषणा होती है और ओकबो को अपराध बोध होता है कि उसने एजुडी की सलाह नहीं मानी थी। अंतिम संस्कार सलाह इसलिए मानी थी, उसने मना किया था कि तुम एकमफेना को तुम नहीं मारोगे, वो तुम्हारा बेटा जैसा दिखाई देता है, लेकिन मारता कौन है, भाई मार देता है। तो उसने सलाह नहीं मानी थी। और अंतिम संस्कार में जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, उसके अंतिम संस्कार में जो इजेबेडू है, उसकी अंतिम संस्कार में बंदूकें चलाई जाती हैं और ढोल बजते हैं। दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से ओकोनबो की बंदूक फट जाती है और एजुडू की 16 वर्षीय बेटी की हत्या हो जाती है। और एजुडू जो था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 16 वर्षीय बेटी की हत्या हो जाती है, गोली लगकर मृत्यु हो जाती है। अब किसी कबीले के सदस्य की हत्या धरती देवी के विरुद्ध माना जाता है। अब ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया था, क्योंकि वो सबसे वृद्ध व्यक्ति था, उसके बेटे की हत्या धरती देवी के विरुद्ध अपराध माना जाती है। परिणाम स्वरूप ओकोनबो को 7 वर्षों के लिए अब गांव से निकाला जाएगा। 7 वर्षों से, ध्यान रखेंगे, 7 वर्षों से उसे निर्वासित कर दिया जाता है। वह अपने परिवार सहित मवांता उसकी माँ के गांव ओमुओपिया के लोग उसके घरों को, संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। अब वो कहाँ चला गया है, अपनी माँ के पैतृक गांव मवांता में चला गया है। अब जो गांव था, अमुओफिया के लोग उसके घर और संपत्ति को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि गांव पाप से शुद्ध हो जाए। उसने पाप किया था, एजेडू की बेटी को मार दिया था 16 वर्षीय को, तो उस पाप से धोने के लिए उसके घर को, खेतों को, सबको नष्ट कर दिया जाता है। ओकोनबो के मामा ओचेंदू उसे बचने में सहायता करते हैं और ओबी एरिका उसकी शकरकंद बेचकर प्राप्त जो कोलियां देता है, जो उसका मित्र है ओबिरुको। ओबी एरिका उसके जो शकरकंद हैं उनको बेचता है। उनको बेचकर क्या करता है, उसके जो प्राप्त होते हैं, धन होते हैं, कौड़ियाँ होती हैं, उनको देता है। ये समाचार भी सुनाता है कि श्वेत लोगों ने अबाम्बे, और बताता है आके कि अबाम्बे नाम के गांव को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, जो गोरे लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और 6 ईसाई मिशनरी मिस्टर ब्राउन और 6 लोग जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, वो मिस्टर ब्राउन के नेतृत्व में मवांता आते हैं। बताता है, जो कौन बता रहा है, ओबी एरिको बता रहा है अपने मित्र को, ओकोनबो को। वे दुभाषाई मिस्टर कियांगा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। अब लोग आए हैं, अंग्रेजी लोग हैं, अब उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं वहाँ के लोगों को, तो एक मीडिएटर है, जो ट्रांसलेटर है, जो कौन है, क्या आएगा, वो लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। वे कहते हैं कि स्थानीय देवता झूठे हैं और ग्रामीण पवित्र त्रिमूर्ति होली ट्रिनिटी की अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। मिस्टर ब्राउन का उपदेश
धर्मांतरण लेकिन कबीले के विरोध की अनुमति नहीं देता है। वो किसी कबीले की अनुमति विरोध नहीं करते हैं, वो केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर ब्राउन के बीमार पड़ने के बाद उनके स्थान पर रेवरेंड जेम्स स्मिथ आता है। जो मिस्टर ब्राउन थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गांव में स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, लेकिन उनकी जगह जब मिस्टर ब्राउन बीमार पड़ जाते हैं तो रेवरेंड जेम्स स्मिथ आता है। ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर व्यक्ति होता है, रिजिड होता है, बहुत कठोर व्यक्ति होता है और किसी धर्म को नहीं मानता। ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति होता है। ईसाई धर्मपंडित एनोक नामक एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एगबो एक क्या होता है, ईसाई धर्म बदलने के उपरांत एनोक एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एग बुगबू का अपमान करता है। जो कौन है, रेवरेंड जेम्स स्मिथ एक अपमान करता है और प्रतिशोध में चर्च और एनोक को परिसर जला दिया जाता है। और इसी के उपरांत इसी प्रतिशोध में गांव के जो लोग हैं, कबीले के लोग हैं, और जो पूरे चर्च को जला देते हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओमोओपिया के नेताओं को जेल में डाल देता है। और इसी को सजा देते हुए जहाँ के लोग थे, जो कमिश्नर होता है वो सभी लोगों को जेल में डाल देता है जो भी उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। रिहाई के बाद कबीले के लोग सभा करते हैं। 5 दरबारी दूत सभा भंग करने आते हैं। 5 दरबारी आते हैं जो अंग्रेजी होते हैं, वो सभा को भंग करने आते हैं। ओकोनवो एक दूत का सिर काट देता है। अब वो 7 साल की सजा काट कर अपने गाँव वापस आ चुका है। 7 साल की सजा मतलब वो इधर निर्वासित किया गया था, अब वो अपने गांव वापस आ चुका है। और वो क्या करता है, जो 5 लोगों में से एक दूत का सिर काट देता है अपने फावड़े से, कुल्हाड़ी से। ये सोचकर कबीला उसका साथ देगा, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता है। उसे लगा था कि मैं अपने समाज के लिए, अपने कबीले के लिए जो कर रहा हूँ, इग्बो एक कबीला है, तो उसके लिए जो कर रहा है, तो उसे लगा होता है कि लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनके लिए उसने उसे काटा था, मारा था, ये समझकर कि उसका कबीला अब संघर्ष नहीं करेगा, ओकोनवो से को फांसी लगा लेता है और आत्महत्या कर लेता है। जब उसको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, जिसके लिए लड़ रहा था, मर रहा था, अब वो अपने आप को अकेला पाता है और आत्महत्या को घोर पाप माना जाता है। और ओकोनवो ने अपनी आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या को घोर पाप माना जाता है, इसलिए कोई कबीला ही उसके सब को छूता तक नहीं है। जिला आयुक्त तो सोचता है कि ओकोनवो की कहानी उसकी पुस्तक द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइगर में एक उपाध्याय का काम करेगी, कम से कम एक अनुच्छेद बन सकती है। और जो कमिश्नर है, जो जिला आयुक्त है, वो क्या करता है, उसकी जो पुस्तक लिखता है, उसमें पुस्तक में एक लेख लिखता है किसके ऊपर, ओकोनवो के ऊपर। तो ये कहानी थी थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसके लिए ओकोनवो मर रहा था। वो अपनी मर्दाना शक्ति को मानता है और लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके समाज के लोग अंत में उसके सब को छूने तक मना कर देते हैं, तो उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ब्रीफ समरी क्या है इसकी, थिंग्स फॉल अपार्ट एक त्रासदी है जो ओकोनवो के व्यक्तिगत पतन की इग्बो संस्कृति के विघटन को दर्शाती है। उपन्यास ये दिखाता है कि कठोर पुरुषत्व परंपराओं से अंधा लगाव, औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन मिलकर एक सशक्त समाज और व्यक्ति दोनों को नष्ट कर देते हैं। एक ऐसा औपनिवेशिक है, पोस्ट कॉलोनियन है, जो क्या कर देता है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। एक सशक्त समाज, एक समाज जो कि उसको ओकोनवो को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। कैसे नष्ट कर देते हैं, ओकोनवो की आत्महत्या इग्बो समाज के नैतिक और सांस्कृतिक विघटन का प्रतीक बन जाती है। ये कहानी थी पूरी। अब हम पढ़ेंगे 51 क्वेश्चन को, जिससे कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द थिंग्स ऑफ पाल, चिनुआ अचीबे। इन विच ईयर बाय थिंग्स ऑफ पाल पब्लिश हुआ था, 1958 में। टू विच कंट्री डज चिनुआ अचीबे बिलोंग, तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, नाइजीरिया। थिंग्स फॉल पार्ट इन नोबेल विच लिटरेरी मूवमेंट, तो कौन सा मूवमेंट था, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोबेल, ओकोनवो था। ओकोनवो बिलोंग टू द विच ट्राइब, इग्बो क्या थी, ट्राइब थी, इसे बिलोंग करता था। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति से बिलोंग करता था।
द नोवेल इज सेट विद नाइजीरियन विलेज। तो कौन सा विलेज है जहाँ सेट होता है? उमुफिया, उमुफोबिया से होता है। हाउ मैनी विलेज मेक अप उमुफोबिया? तो कितने लोग, कितने गांव मिलके गांव बनता है? वो 9 विलेज। उमुफिया बनता है, बनता है 9 विलेज के मिलकर। व्हाट ब्रिंग्स ओकोनवो फेम इन द यूथ? तो उसे कैसे अपने आप को प्रसिद्ध किया था? डिफेंडिंग एमेजलाइन द कैट द रेसलिंग। तो एक व्यक्ति था जिसको हरा देता है, वो जिसको 7 सालों में कोई व्यक्ति नहीं हरा पाया था, उसे ओकोनवो हरा देता है। उसे बहुत ज़्यादा पैसा और प्रसिद्धि मिलती है। एमेजलाइन द कैट इन रेसलिंग को। हुज ओकोनवास फादर? ओकोनवो का फादर था उनोका। उनोका इज नॉन फॉर बीइंग एक लेजी स्पेक्ट्रिप्ट मैन था, बहुत ज़्यादा आलसी था और दारू बाज व्यक्ति था और सबसे उधार रुपया लेता था और कभी वापस नहीं देता था। व्हाट इज द वर्ड अगलवाला? अगवाला सिग्निफाई द नोबल। इसका मतलब होता है ए मैन विदाउट टाइटल और स्ट्रेंथ। ना उसके पास सम्मान है और ना उसके पास क्या है, शक्ति है। हुज ओकोनवोस एल्डेस्ट सन? उसके बड़े बेटे का नाम था नोएब, नोएबे। विच रिलीजन डज नोएबे कन्वर्ट टू? तो कौन से धर्म को अपना लेता है उसका बेटा? वो क्रिश्चियन को अपना लेता है। ओकोनवो कंसीडर नोएब्स कन्वर्जन। जब धर्म को अपना लेता है तो ओकोनवो से बोलता है एफिमिनेट बोलता है। हु इज ओकोनवोस फेवरेट चाइल्ड? तो उसका जो चाइल्ड था उसकी बेटी थी, दूसरी पत्नी की बेटी थी इंजिनमा। हु इज इंजिनमास मदर? तो इकेफी जो क्या दूसरी पत्नी है इसकी, पहली पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, इसमें ध्यान रखना। एक्मोफना इज गिवन टू उमोफोबिया ए पीस ऑफरिंग। एक लड़का है जिसको केवल शांति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। एक्मोफना कम्स फ्रॉम विच विलेज? तो मबेनो से आ जाता है, उसे दिया जाता है। हु वांट्स ओकोनवो नॉट टू किल इक्वेफुना? जो उजेफी इजेडू होता है वो कहता है कि तुम दूर रहना, इक्वेफुना को तुम नहीं मार पाओगे, लेकिन वही उसको मार देता है। भाई डैज ओकोनवो किल एक्मोफुना? वो क्यों मार देता है उसको? क्योंकि उसे डर था कि लोग उसको कमजोर ना मान ले, फियरिंग ऑफ अपीयरिंग वीक। हु इज ओकोनवोस क्लोजेस्ट फ्रेंड? उसका मित्र कौन था ओकोनवो का? वो ओबिरोका। द किलिंग ऑफ एक्मोफुना रिप्रेजेंट? तो किसको रिप्रेजेंट करता है वो करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड ह्यूमनिटी को। विच इज द प्रेस्टिस ऑफ गॉडेस ऑफ अगवाला? तो कौन उसकी पुजारन थी अगवाला की? देवी है ये पूछा जा सकता है कौन सी देवी का जिक्र हुआ है इसमें। तो सिलिचो। विच गॉडेस डज द सिलियोत सर्व करती है अगवाला? ड्यूरिंग द एग्जाइल ओकोनवो लिव्स इन? तो कहाँ जाता है जब उसको 7 साल के लिए निकाल दिया जाता है? तो वो जाता है अपनी माता के प्रत्येक गांव मवांटा जाता है। मवांटा इज रिलेटेड टू ओकोनवोस थ्रो? तो हिज मदर्स लीनेज है, उसकी मातृ गांव है। हु इज उचेंडू कौन है? उसका मामा है, उसका मैटरनल अंकल है ओकोनवो का। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन ओकोनवो एक्जाइल्ड? तो 7 साल के लिए उसको एक्जाइल कर दिया गया है। ओकोनवोस एक्जाइल इज कॉल्ड बाई? उसे क्यों वहां से निकाला गया था? तो एक्सीडेंटल किलिंग इजेडू सन, 16 साल के इजेडू के सन को गलती से मार देता है। तो विच विलेज इज डिस्ट्रॉयड बाई व्हाइट मैन? तो कौन सा गांव होता है जो गोरे लोगों के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है? तो एबेम है। कोई द फर्स्ट व्हाइट मिशनरी इन द उमुफुया? तो कौन सा व्यक्ति था जो पहले मिशनरी आया था? तो मिस्टर ब्राउन था। मिस्टर ब्राउन जाना जाता है टॉलरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, टॉलरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग मैन। हु रिप्लेस मिस्टर ब्राउन? तो कौन आता है उसकी जगह? रेवरेंड जेम्स स्मिथ। और ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा रिजिड और अनकम्प्रोमाइजिंग व्यक्ति होता है। रेवरेंड क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा अनकम्प्रोमाइजिंग व्यक्ति होता है। हु इज इनोक? इनोक कौन है? तो इनोक कौन है? एक फैनाटिकल क्रिश्चियन कन्वर्ट है जो लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है। एनोच कमेंट्स विच एक्ट दैट एंगर्स इन द क्लैन? तो क्या बनाता है वो? अनमैस्किंग और उकुफोनो। द एक रिप्रेजेंट करता है
एसेंट्रल स्पिरिट है, एक आत्मा को मानता है, आत्मा होती है। हु इज द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो ये कौन है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर प्लान्स टू राइट अ बुक टाइटल, तो उसका नाम क्या देता है वो देता है द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। द नरेटिव टेक्निक ऑफ द नोवेल कैसी है, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन है इसका। इसको ध्यान रखेंगे, 40 को क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। उसका टाइटल क्या देता है अपनी बुक का, अपनी बुक में वो लिखता है जब उसकी हत्या हो जाती, वो अपने आप को मार लेता है, तो उसको देता है द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। हाउ मैनी चैप्टर आर देयर इन द नोवेल, तो 25 चैप्टर है। द एपिग्राफ ऑफ द नोवेल इज टेकन फ्रॉम W.B. की द सेकंड कमी से लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये क्या था, कॉलिप्स ट्रेडिशनल सोसाइटी को दिखाता है। द नोवेल मेनली डील्स विद थीम, इसकी थीम क्या है, क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड कॉलोनिज्म है। ओकोनबो फाइनली कमेंट, वो कैसे मरता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड इज कंसिडर्ड इन आइग्बो कल्चर, वो एक पाप मानी जाती है, कोई व्यक्ति मार लेता है अपने आप को तो उसको पाप में गिना जाता है, पाप। वो रिफ्यूज टू टच ओकोनबोस डेड बॉडी, तो गांव के लोग होते हैं उसकी बॉडी को छूने से मना कर देते हैं क्योंकि उसको पाप मानते हैं। जिस देश के लिए, इस गांव के लिए लड़ रहा था, उसके गांव के लोगों ने क्या कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया। वो ऑर्डर्स ओकोनबोस बॉडी टू बी टेकन डाउन, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर देता है और ये व्यक्ति लिखता है, उसकी मेंशन करता है। ओकोनबोस ट्रेजेडी इज मेनली कॉज्ड बाय ही रिजिड मैस्कुलिनिटी एंड फियर ऑफ वीकनेस, वो अपने आप को बहुत सर्वोपरि मानता था, मर्दाना मानता था, उसे डर था कि लोग उसको कमजोर ना मान लें, इसलिए उसी मौत का कारण बना था। थिंग्स फॉल अपार्ट इज आल्सो नोबल ऑफ, ये कैसा है, कल्चर डिसइंटीग्रेशन है। द नोबल एक्सपोज कॉलोनिज्म एज डिस्ट्रक्टिव एंड insensitive. Chinua Achebe wrote the Things Fall Apart to represent African life from African perspective से लिखा जाता है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था प्रोज एंड फिक्शन का। अब हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, और 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और कल हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट आएगा। तो बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें और खुश रहें, ठंड से बचे रहें।